नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि कई सारे राज्यों में या अपने देश में या कहीं भी किसी भी देश में जब चुनाव होता है तो लोग सोचते हैं कि सरकार तो बदल जाती है, लेकिन वहाँ के हालात जो है बिल्कुल नहीं बदलते और ये चीज़ अभी हाल में ही आने वाला जो महीना है नवंबर, इसमें बिहार में चुनाव होने वाला है। यहाँ पे भी लोग ये समझ रहे हैं कि ये सरकार बदल जाएगी या तो फिर यही सरकार रहेगी। क्या वहाँ के हालात चेंज हो जाएँगे? क्या वहाँ की स्थितियाँ बदल जाएँगी या फिर वैसे का वैसा रहेगा? हम इसी चीज़ के बारे में समझते हैं और बिहार के चुनाव के साथ-साथ में ये और कई राज्यों के चुनावों पे ये चीज़ लागू होती है कि वहाँ पे स्थितियाँ क्यों नहीं बदल पाती हैं, हमें क्या चीज़ समझना चाहिए, हमारी मूलभूत ज़रूरत क्या है और हमें क्या करना चाहिए, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे-ऐसे करके हम बेहतर जो है नेता का चुनाव कर पाएँगे और बेहतर सरकार बना च पाएँगे। हमें किस तरीके से इलेक्शन करना चाहिए, किस तरीके से हमें वोटिंग करनी चाहिए, अपने वोट को कहाँ डालना चाहिए और हमारी खुद की ज़रूरत क्या है। अभी जो है हाल में ही बिहार में इलेक्शन होने वाला है, बिहार का इलेक्शन होने वाला है और यहाँ पे बहुत सारे लोग इस बात से चिंतित हैं कि हमें जो है वोट कैसे करें, हम किसको वोट डालें। वोट डालने के लिए लोगों के पास में 4 विकल्प होते हैं। 4 विकल्पों में कौन-सा होता है? सबसे पहला विकल्प होता है कि जो सरकार चल रही है, यानी जो रूलिंग पार्टी है, जो शासन में है, उसी को वोट किया जाए। वो थोड़ा बहुत बेहतर उसने किया है, आगे भी वो बेहतर करेगी। मतलब जो काम उसने किए हैं, उस काम को कंटिन्यू करेगी, मतलब वो अच्छा कर पाएगी। दूसरा वाला ऑप्शन लोगों के पास में होता है कि जो दूसरी पार्टी है, जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है, वो उनके कामों का विरोध कर रही है, मतलब वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो आ जाएगी तो अच्छा काम कर देगी। हमें दूसरे विपक्षी पार्टी को वोट करना चाहिए, यानी वो वाली कर देगी तो अच्छा करेगी। एक तीसरा ऑप्शन लोगों के पास में होता है, पब्लिक के पास में, कि अगर मुझे इन दोनों पार्टियों को छोड़कर, ये दोनों पार्टियां अच्छी नहीं है, ये दोनों रोटेशन में आती रही हैं, हमें एक नई पार्टी लानी चाहिए, एक नया चेहरा लाना चाहिए और वो आके बहुत अच्छा कर देगी। चौथा ऑप्शन लोगों के पास होता है, बहुत नाराज हो जाते हैं प्रशासन से, सत्ता से और वो सोचते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, मतलब हम वोटिंग ही नहीं करेंगे। अगर हम वोटिंग नहीं करेंगे तो इससे हम अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करेंगे कि हम वोट नहीं किए हैं, हम इससे किसी लोगों से खुश नहीं है। इस टाइप की जो प्रशासनिक प्रणाली है वही अच्छी नहीं है। इससे पहले बहुत सारे लोग अभी भी हमारे समाज में हैं जो ये सोचते हैं कि जो राजा महाराजा थे, जो राजाओं का कार्यकाल था, इन इस वाले शासन से जो लोकतंत्र है, जो प्रजातंत्र है, जो जनतंत्र है, वो शायद बेहतर था। लोग इस तरीके के ऑप्शन में जाना चाहते हैं। जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो बहुत बेवकूफ़ी भरा है। अगर कई सारे लोग अगर वोट नहीं डालेंगे, अगर वोटिंग नहीं करेंगे तो जो जो लीडर खड़े होंगे, जो वोटिंग होगी, जो चुनाव होगा, उनके परिवार के लोग ही अगर वोट डाल देंगे तो वो लोग जीत जाएंगे, विनर्स हो जाएंगे। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उनको वोट डाल देगा और वो जीतेंगे। तो वोट ना डालना ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। कहीं का राज्य, कहीं की सरकार, कहीं की पब्लिक जो होती है, जहाँ की जनता जितनी ज़्यादा जागरूक है, जितनी ज़्यादा जानकार है, वहाँ का राज्य उतना ज़्यादा डेवलप है। काम करने से कुछ नहीं होता, मतलब हम ज़्यादा काम करेंगे तो हमारा स्टेट ज़्यादा डेवलप करेगा, हम लोग ज़्यादा मेहनती हैं, उससे कुछ नहीं होगा। जो लोग ज़्यादा जानकार हैं, ज़्यादा समझदार हैं, यानी कि सबसे पहली चीज़ है कि उनकी नीड क्या है। आप समझते हैं कि भारत, ये जो बिहार है, बिहार में जो बिहार राज्य है, ये जो है ज्ञान की धरती कहा जाता है। फिर भी यहाँ नॉलेज की बहुत कमी होती जा रही है। जो अलग दूसरे राज्य हैं उनसे बहुत पिछड़ता जा रहा है और बाकी के राज्य जो है इनसे बहुत आगे हैं। उनके क्या क्या रीजन है और मूलभूत जरूरतें यहाँ के लोगों की क्या होनी चाहिए और इलेक्शन के हिसाब से क्या क्या डिमांड है। तो यहाँ जो जिलों की संख्या है, जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है, वो 38 है। 1946 में बिहार जो है एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ, एक राज्य बनाया गया और उस समय से अभी तक जो है 23 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले जो मुख्यमंत्री की संख्या रही है, लेकिन हालातों की फिर भी सुधार नहीं हुई। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? सरकारें बदल रही हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, फिर भी जितना बेहतर होना चाहिए उतना बेहतर नहीं हो पाता है। इन्हीं कारणों को हम लोग समझेंगे और किन कारणों को, किन मुद्दों को लोगों को आगे आगे लाना चाहिए, लोग आगे नहीं ला रहे हैं, इसकी वजह से लोग जो है पीछे रह जा रहे हैं। इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ जो जिलों की संख्या है 38 है। इस बातों पे भी बहुत सारे लोग विवाद करते हैं कि जिलों की संख्या 40 है, कोई कहता है 40 है, कोई कहता है 38 है। जिले जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, एक राज्य के जो जिले होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा जिला होता है जिसमें जो सिविल वर्क होता है और जो पुलिस प्रशासन होता है, यानी कि वहाँ पे डीएम और एसपी दोनों रहते हैं, यानी एक नॉर्मल जिला होता है। और एक जिला ऐसा होता है जो पुलिस जिला होता है, यानी कि वहाँ पे केवल एसपी होता है, डीएम की प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पे नहीं होती है। और ये जिले इसलिए बनाए जाते हैं जहाँ पे अपराध ज़्यादा होते हैं या दूर दराज जो इलाके होते हैं, बॉर्डर के जो इलाके होते हैं, तो
आपराधिक गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए ऐसे जिले बनाए जाते हैं। तो बिहार में ऐसे 2 जिले हैं, एक नेपाल बॉर्डर पे है, वो वाला जिला जो है बेतिया है, बेतिया जिले में। एक बगहा है, बगहा नाम से जो है पुलिस जिला है, वो नॉर्मल जिला नहीं है, तो एक जिला वो है। और एक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है नौगछिया, वो भी पुलिस जिला है। ये दोनों जिले जो हैं पुलिस जिले के रूप में हैं, और यहाँ पे केवल एसपी होता है, और एसपी कई सारे थानों को और जो उनकी चौकियां होती हैं, पुलिस प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है उनको कंट्रोल करता है। मतलब वो नॉर्मल जिले नहीं होते हैं, वहाँ डीएम नहीं होता है, वहाँ जो कलेक्टर होता है, जो कलेक्टर नहीं होता है मतलब जो सिविलियन वर्क होता है, उसके लिए जो उसका मुख्य जिला होता है वही कंट्रोल करता है। तो टोटल नंबर ऑफ जिले पुलिस जिलों के मिला के 40 हैं, और ऐसे जो है 38 हैं जो नॉर्मल जिले हैं, जिनमें पुलिस व्यवस्था और ये दोनों प्रशासनिक व्यवस्था दोनों है, उनमें जिलों की संख्या 48 है। जो सांसदों की सीटों की संख्या है, जो हमारे केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे जो लोग, उनकी संख्या जो है 40 है। नंबर आप कितने हैं? 40 है यहाँ पे। और दूसरी चीजें क्या है, जो विधानसभा की जो भी इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का, जिससे मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, जिससे मुख्यमंत्री बनेंगे, कई सारे विधायक अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाएंगे, विधानसभा विधान क्षेत्र से चुने जाएंगे, और उनके चुनने के बाद में एक मुख्यमंत्री का चुनाव होगा और राज्य की सरकार संचालित होगी। उनमें 2 सेवाएं हैं, भारत में ऐसी व्यवस्थाएं हैं संविधान में, एक विधान परिषद होता है और एक विधान ये होता है। तो दोनों को मिला के यहाँ पे विधान परिषद है, उनकी 71 सीटें हैं, टोटल 71 विधान परिषद की सीटें हैं। और ऐसे ऐसे करके यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था जो है चलती है। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, ये चीज किसी को क्लियर नहीं है। तो जो मेन जिले हैं उनकी संख्या 38 है, और जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था वाले जिलों को मिला के इनकी संख्या 40 है। अब हम समझते हैं कि अभी जो इलेक्शन होते हैं उनमें क्या होता है कि उनके मुद्दे क्या होते हैं, उनके मुद्दे क्या रहते हैं, और क्या इन मुद्दों की वजह से जो डेवलपमेंट है, विकास है, उनका हो पाना संभव है। अब ये मुद्दे कैसे बनाए जाते हैं? ये मुद्दे बहुत जांच पड़ताल करके बनाए जाते हैं। जो लीडरशिप होती है, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो बहुत गहन अध्ययन करती हैं। आम जनता को लगता है कि वो लोग खाली बैठे हुए हैं, वो लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जमीनों पे जाके उनके जो मेंबर्स होते हैं, वो लोग जमीनी हकीकत को पता करते हैं, और लोगों की डिमांड क्या है, लोग चाह क्या रहे हैं, लोगों को क्या जरूरत है, तो उस हिसाब से लोग क्या करते हैं, उसको मुद्दे बनाते हैं। और मुद्दे बनाने के बाद में जब कहीं पे एक जगह पे उस मुद्दे की वजह से लोग सफल हो जाते हैं, तो जब दूसरे चुनाव होते हैं तो उसी मुद्दे को लोग फिर अप्लाई करते हैं। अभी जो है जो समाज में यानी जो राज्य हैं और जो जहाँ पे भी है, ऐसे ऐसे करके मुद्दे चल रहे हैं, और इन मुद्दों पे चुनाव लड़े जा रहे हैं। पहला मुद्दा है मुफ्त राशन। अब इसमें जो एक शब्द जुड़ा हुआ है मुफ्त वाला, अगर मुफ्त की चीजें आप जो है गेन करेंगे, यानी कि कोई ऐसी चीज जो बिना काम किए, मतलब आप काम नहीं करना चाहते हैं, आप काम ना करें और वो चीजें आपको मिलती रहें, तो इसकी वजह से जो डेवलपमेंट होगा, जो विकास होगा, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, वो दोनों चीजें नहीं हो पाए, वो दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप मुफ्त की तलाश कर रहे हैं। और ये मुफ्त के चक्कर में जो है जो लोग काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार ऐसे करेगी कि मतलब चीजों को लेके और लोगों को फ्री में बांटने की कोशिश करेगी, तो उससे डेवलपमेंट ज्यादा कम। तो ये मुफ्त जो राशन वाली व्यवस्था है, अब एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि मुफ्त राशन वाली व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इसका जवाब है कि ये ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे समाज में या हमारे जमीनी स्तर पे गांव के लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में कमाने के कोई साधन नहीं होते हैं, वो लोग विकलांग होते हैं, उनके पास कोई नहीं होता। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो वृद्ध होती हैं, बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो वृद्ध होते हैं, उनके पास में काम करने की शक्ति नहीं होती है। तो उन लोगों के लिए जिनके पास आमदनी का कोई सोर्स नहीं है, जो काम नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए मुफ्त राशन जरूरी है, बाकी लोगों के लिए जरूरी नहीं है। तो पब्लिक की डिमांड इसके लिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मुफ्त राशन के लिए, कि हमें मुफ्त राशन नहीं चाहिए। अगर ये मुद्दा रहेगा तो जैसे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ऐसे ही आगे चल के डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो आपका अगर ये मुद्दा है, और चुनाव में बहरहाल यही दिखाई देता है, लोग इसी को लेकर चुनाव में उतरते हैं, और वो लोग इलेक्शन को क्या करते हैं, जीत जाते हैं। सेकंड फिक्स है कि अब मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो बिजली है लोगों को फ्री में मिलना चाहिए। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि खाने के साथ साथ में जो वो लोग बेसिक सुविधाएं लेना चाहते हैं, जो उनके घरों में रोशनी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो लाइट है, उनके लिए लोग जो है मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी की तलाश कर रहे हैं। तो इनसे भी लोगों का डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। बहरहाल जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे बिजली का बिल नहीं जमा कर पाते हैं, उनके बच्चों के पढ़ाई करने के लिए और उनमें घर की रोशनी करने के लिए अगर सरकार जो है उनसे बिल की वसूली नहीं करती है। लेकिन अगर ये इलेक्शन में वादे किए जाते हैं कि हम जो है लोगों से, जो मिडिल ग्रुप है, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनको जो है मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो ये जो है समाज के डेवलपमेंट के लिए फायदेमंद नहीं होगा। लोग और ज्यादा काम चोरी करना स्टार्ट कर देंगे,
काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सब कुछ फ्री में मिलता हुआ चला जाएगा। और दूसरे जो मुद्दे भी चल रहे हैं, लोग जो है मुफ्त वाटर, अब पानी जो है देश में पानी की कमी नहीं है, और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी पानी की कमी नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे आज के 100 साल पहले, 50 साल पहले, उन लोगों की आयु जो है पानी की वजह से उनके पास में डिजीज होती होगी, कहीं पे ऐसा होता होगा जो उनके नीचे वाटर लेवल है, जो जमीन का पानी है, वहां का जो मिनरल्स है, मतलब बहुत सारे पॉल्यूशन हो सकते हैं, पॉल्यूटेंट हो सकते हैं, उनकी वजह से हो सकता है उनमें बहुत सारी बीमारियां होती हो। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि वहां पे पानी के लिए मतलब ठीक ठाक सोर्सेस हैं। बिहार में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनके जिनके बाहर में, जिनके आसपास में वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो बहुत अच्छी हैं, वहाँ के पानी बहुत अच्छे हैं। तो शहरों में तो बहुत सारी जगह जो कंकड़ीली पथरीली ज़मीनें जहाँ पे हो सकती हैं, वहाँ पे तो पानी की ज़रूरत है, मतलब फ्री में पानी उनको चाहिए। लेकिन हर जगह पानी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे गाँव में जो है नल जल योजना चल रही है। इन योजनाओं का मुझे तो नहीं लगता कोई लाभ है। इनमें सीवरेज डाले जाएंगे, पाइपें डाली जाएंगी, और उनको जो लोग पानी बिजली ये पानी का बिल नहीं जमा कर पाएंगे उनको पानी के बिल के लिए फोर्स किया जाएगा। बल्कि उनकी जो जमीन है तो इन पे सर्वे सर्वे होना चाहिए कि कहाँ का जमीन का पानी जो है पीने के लिए सबसे अच्छा है, और कहाँ का जमीन का पानी पीने के लिए अच्छा नहीं है। जो धरती के मिनरल्स हैं, अब जो फिल्टर्ड वाटर होता है उनको इतना ज्यादा छान दिया जाता है कि जो वाटर ह्यूमन बॉडी के कंजप्शन के लिए होता है। अब हमारे जो पूर्वज थे वो उन्हीं जमीनों का पानी कुएं से नदियों से पीकर जो है वो लोग जिंदा थे। नदियां बहरहाल पानी पीने लायक नहीं रही, क्योंकि इंडस्ट्रियों की वजह से उनके जल जो है बहुत ज्यादा गंदे हो गए, ना तो नहाने लायक है ना पीने लायक है। तो ये तरीके से जो मुफ्त वाटर की जो लोग तलाश कर रहे हैं, ये लोग भी, ये अगर चुनावी मुद्दा है तो डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। अगर ऐसी थिंकिंग रहेगी तो ग्रोथ होना बहुत मुश्किल है। मुफ्त मनी, बहुत सारे लोग जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक लीडर हैं, वो क्या करते हैं, मुफ्त पैसे बांटने की घोषणा करते हैं कि महिलाओं को इतने पैसे दिए जाएंगे, आने वाले दिनों में अगर कोई 500 देता है तो 2000 दिए जाएंगे। वृद्धा पेंशन की बात होती है, तो वृद्धा पेंशन क्यों देने की जरूरत है? अगर जो नवयुवक लोग हैं, अगर वो लोग कुछ काम काज करें, काम काज अगर उनको मिल जाए तो ऑटोमेटिक वो अपने जीवन में इतना बना लेंगे कि उनको आने वाले दिनों के लिए, बहरहाल बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो उतना बेहतर नहीं कर पाते, तो कुछ परसेंट में लोगों की संख्या होनी चाहिए। अगर 1-2% है, 5% है, 3% है, तो ऐसे लोगों को अगर फ्री में पैसे दिए जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको आगे लाने के लिए, ऊपर ऊपर उठाने के लिए। लेकिन जब ऐसे फ्री में पैसे दिए जाते हैं, बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं। लोन लेने के बाद में ये ट्रेंड बन गया है कि आगे वाली जब सरकार बदलेगी तो वो लोन माफी कर देगी, और लोग बेवजह जिन चीजों की लोगों को जरूरत नहीं होती है उसके लिए लोग लोन लेते हैं, और दोबारा से सरकार उस चीजों को माफ करती है। ना तो लोग काम करना चाहते हैं, और ना लोग काम करने में आते हैं, और लोग काम की डिमांड भी नहीं करते। तो ऐसे मुद्दे अगर रहेंगे, अगर ऐसे मुद्दों की डिमांड आपके दिमाग में है, तो जाहिर सी बात है कि आप डेवलप करने वाले नहीं है, आपका समाज जो है डेवलप करने वाला नहीं है। दूसरी क्या है, जातियां, जातियों के नाम पे लीडर खड़े किए जाते हैं, टिकट बांटे जाते हैं। यानी उनको मालूम है कि जो जमीनी स्तर के लोग हैं उनको मालूम है कि हमारे समाज का या हमारी जाति का जो लीडर्स है, ये लोग हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे। वही उनकी गलतफहमी होती है। वो लीडर और आपकी जो स्थिति है उनमें क्या है, जमीन और आसमान का फर्क है। आप जमीन में खड़े हैं, वो लोग आसमान में हैं। जब एक बार वो विनर्स बन जाएंगे, जीत जाएंगे, एक बार सत्ता में आएंगे, तो आपसे कहीं बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे। कई बार क्या होता है कि जो नौकरियां होती हैं, गवर्नमेंट जॉब जो होती है, उनमें कई बार जातिगत समीकरण बिठाए जाते हैं, और वहां पे लोगों को फायदा किया जाता है। बहरहाल जो लीडर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको जातियों के हिसाब से बना दिया जाता है, लेकिन इन जातियों के हिसाब से जितना लोगों को फायदा होना चाहिए वो नहीं होता है, और वो लोग पीछे छूट जाते हैं। अभी तक बिहार में जो है 23 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और जितने भी समीकरण साधे गए हैं वो जातियों के हिसाब से ही किए गए हैं, जातियों के हिसाब से किया गया है, और लोगों को कोई फायदा नहीं मिला है। लोग पीछे छूटते हुए चले गए हैं, और बहुत पीछे हैं। अगला है धर्म। धर्म जो है वो बाहरी चीज नहीं है। जिस धर्म के नाम पे लोग वोट मांगते हैं और धर्मों की बात करते हैं, वो धर्म जो है आंतरिक चीज है, इंटरनल चीज है। धर्म लोगों के अंदर होना चाहिए। धर्म लोगों को दिखाने से कोई फायदा नहीं है, बाहर लाने से कोई फायदा नहीं है कि हम बाहर ले आएंगे, हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, ये सब दिखावा है। हमें जो बचाना होता है, ये जो धर्म को लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो धर्म की जगह वहाँ की संस्कृति होती है। संस्कृति बचाने की बात करते हैं, और उसको बहुत सारे लोग धर्म समझ लेते हैं। संस्कृति को सेव करना जरूरी है। अब लोग जो हैं सांस्कृतिक खुद नहीं है, उनकी मानसिकता सांस्कृतिक नहीं है, और लोग संस्कृतियों को बचाने की कोशिश करते हैं। जो लोग ही तो हैं जो बदल जाएं। अभी बहरहाल बहुत सारी जगह हमारे देश में ही अगर कोई भी आदमी कुर्ता पाजामा पहन के किसी मॉल में चला जाए तो उसको वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। अभी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं दक्षिण भारत में, जहाँ पे एक इंजीनियर के पिता ने धोती और कुर्ता पहनने के बाद में मॉल में गया, तो उसको मॉल में जाने से एंट्री नहीं दी गई, उसको नहीं घुसना दिया गया कि मतलब किसानों के लिए
इस मॉल के अंदर एंट्री नहीं है। तो इस कल्चरल इस व्यवस्था को और ऐसे लोगों को जो ऐसे बड़े बड़े मॉल जो लोग चला रहे हैं, इसका लोग बहिष्कार भी नहीं करते हैं, लोग इनको बढ़ावा देते हुए चले जाते हैं और जो पीछे के लोग हैं, नीचे के लोग हैं, वो हमेशा पीछे छूटते हुए चले जाते हैं। तो ये है, ये धर्म है। तो धर्म जो है वो आंतरिक चीज है, ये दिखाने की चीज नहीं है, बाहर की चीज नहीं है, ये ज्ञान की चीज है और ये आपको डेवलप करने के लिए है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। वो जो चीजें सेव करने की बात की जाती है वो संस्कृति होती है और संस्कृति खुद सांस्कृतिक नहीं है। अब हम लोग जो है अपने चीजों को यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे पास वो चीजें हैं नहीं यूज करने के लिए, और जो है भी उनको कोई प्रायोरिटी नहीं देता है, तो उनकी कैसे सांस्कृतिक है, कैसे धार्मिक है, वो एक तरीके का दिखावा होता है और उनसे भी लोगों को फायदा नहीं मिल पाता है। तो ये मुद्दे जो हैं अभी करंट सिनेरियो में हमारे जो चुनाव हैं उन चुनावों में चल रहे हैं और लोग बड़े बड़े वादे करते हैं और जब वो जमीन पे उतरते हैं तो उनके पास उतनी रिसोर्स नहीं होता है कि इन चीजों को दे पाए। अब जब कमाई नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, तो ये चीजें लोगों को कहाँ दे पाएंगे। और सरकारें जो है हमारे परिवार की तरह होती है, हमारे घर की तरह होती है। जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होंगे वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे कि एक तरफ से हम किसी तरीके से चीज़ों को लेके आते हैं और किसी तरीके से चीज़ों का खर्चा चलाते हैं। हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं होती हैं कि हम जो है बहुत अच्छे से उस चीज़ को मतलब आगे बढ़ा पाएँ और कर पाएँ। गरीबों की बात तो यहाँ नहीं हो रही है कि उनके पास तो बिल्कुल आता ही नहीं है, तो खर्च करने की बात और मैनेज करने की बात तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है। तो जो हमारी सरकारें हैं वो बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार की तरह है, किसी तरीके से चीज़ें इकट्ठा होती हैं और किसी तरीके से वो चीज़ों को वो लोग आगे कर देते हैं। तो ये मुद्दे चल रहे हैं, अगर ये मुद्दे रहेंगे। अब वास्तविकता में क्या है कि अभी हम समझते हैं कि जो बिहार है वहाँ की अब यही है कि हमें अपने नेता का चुनाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमारी प्रॉब्लम क्या है और हमारी नीड क्या है। अगर हमारी नीड वो वाली रहेगी जो जिसकी बात अभी हमने की, तो शायद जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, कुछ खास नहीं होने वाला है। अगर चेहरा बदल भी गया तो क्या कर लेगा, क्योंकि लोगों की मानसिकता ही चेंज नहीं है। जब लोगों की मानसिकता नहीं चेंज है तो लोग उसी तरीके से चीज़ों को परोस के देंगे। जब लोग नहीं सुधरेंगे तो कैसे मतलब चीज़ें सुधरेंगी और कैसे लोग डेवलप करेगा। अभी बिहार के इलेक्शन में एक बात जैसे हो रही है कि हम जो है जो शराबबंदी हुई है उस शराबबंदी को खोल देंगे, क्योंकि पब्लिक की डिमांड है। पब्लिक चाह रही है कि हमें शराब मिलनी चाहिए, हमें शराब पीना है और इनको शराब अगर ऐसा डिमांड कर रहे हैं तो लोगों को शराब मिलनी चाहिए। अब वो जो शराबबंदी हुई थी वो इसलिए हुई थी कि शराब लोग ना पिए, लेकिन लोग शराब उससे ज़्यादा पी रहे हैं और शराब ना पी के लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव जो है उसके नशा करने के जो अल्टरनेटिव है, तो इनको क्या ज़रूरत है कि इनको ऐसा आदमी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए कि जो इनको ये बता पाएँ, ये बताने में सक्षम हो जाएँ या इनका दिमाग इस तरीके से जाग जाए कि मतलब शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपको नुकसान करेगी। शराब ना पी के अपना ये वाला पैसा आप किसी ऐसे अच्छी जगह लगाएँ, ऐसी जगहों पे लगाएँ। अगर शराब नहीं पिएँगे तब भी जीवन बेहतर रहेगा और शराब पीने के बाद में तो जीवन खराब ही होता है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि शराब पीने के बाद में जीवन जो है बेहतर हो जाता है और ऐसे लोग ही इस समाज को प्रमोट करते हैं। तो ये चीज़ें अगर जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारी नीड है, अब वास्तविकता में यहाँ पे बिहार में या उत्तर प्रदेश के भी कई सारी जगहों पे, बंगाल में कई सारी जगहों पे और भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट में जो दूसरे स्टेट है वहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारा राज्य बिहार है वो हमारे देश का हिस्सा है, हमारे देश का पार्ट है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पीछे है। वो कैसे है, वहाँ कैसे कैसे करके पीछे है। हम कुछ आंकड़े लेते हैं, कुछ सारे आंकड़े बताना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत आंकड़े लेते हैं जिनसे हमें आइडिया मिल जाएगा कि वो कहाँ पे खड़ा है, किन सिचुएशन में है और लोगों की डिमांड क्या होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम है उन पे लोगों को बात करनी चाहिए। अब यहाँ यहाँ क्या है कि एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ना लिखना, अपना नाम लिख लेना, साक्षर हो जाना। इसका मतलब होता है लोगों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देना, यानी समझ को बढ़ा देना, उनमें विवेक पैदा कर देना। तो लोगों में विवेक जो पैदा हो रहा है वो कुछ लोगों में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में नहीं हो रहा है। और जब सारे लोगों में नहीं होगा तो लोग जो है पीछे छूटते हुए चलेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर लोग क्या है कि इस राज्य से लोग बाहर निकल गए हैं। और ऐसे ऐसे लोग जो आंकड़े दिए जाते हैं, जो डाटा दिया जाता है कि यहाँ से इतने सारे ऑफिसर्स बन जाते हैं, इतने सारे लोग ये काम कर रहे हैं, अगर उनकी ज़मीनी हकीकत में जाके आप देखें तो उनकी एक दो पीढ़ियाँ, जो पीछे की पीढ़ियाँ हैं, वो लोग इस बिहार से बाहर निकल चुके हैं, वो यहाँ पे है नहीं, ज़मीन पे है नहीं। यहाँ की अगर लिटरेसी रेट देखी जाए, यानी साक्षरता दर, अब साक्षरता दर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े जानकार हैं, इसकी बात नहीं हो रही है। अभी साक्षरता दर की बात हो रही है, जबकि जो देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स के आसपास में हो गए, इतने दिन हो गए देश को आज़ाद हुए, और अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, साक्षरता दर पे। ना कि विवेक पैदा करने की बात कर रहे हैं, ना कि स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं।
अभी हम साक्षरता दर पे बात करें तो ये साक्षरता दर बिहार में 70.9% के आसपास में है और ये औसत है। हो सकता है गांव में और कम हो और ज़्यादा कम हो, और शहरों में जो है थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज वहाँ लोगों को मिल जाते हैं, इन्वायरमेंट मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो जो शहर के लोग होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा पढ़ लेते हैं। जबकि ये क्या है, 7 ईयर 7 साल के जो बच्चे होते हैं, जिन से के लोग हैं, उनकी जो लिटरेसी रेट है वो इतनी है। इंडिया में ये आंकड़ा जो है 77.7 है। अब ये हमारे देश में जो औसत से ये है अपना लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वो बिहार में लगभग लगभग 10%, 9 पॉइंट समथिंग के आसपास में यहाँ पे कम है। इतनी कम है, इसको कैसे बढ़ाएंगे, इसकी कोई बात नहीं करता है साक्षरता। और साक्षरता की बात तो अभी ये तो बहुत पीछे की बात हो गई। अभी इतने सालों के बाद में जब दुनिया कहाँ से कहाँ खड़ी हो गई, जापान कहाँ पहुंच गया, चाइना कहाँ पहुंच गया, और बहुत सारे कंट्री हमारे देश के बाद में आज़ाद हुए हैं, उनको आज़ादी हमारे देश के बाद में मिली है। उसके बाद में उन लोगों का जो रेशियो है, जो सिनेरियो है, वो बहुत आगे निकल गया। उनके कंपेरिजन में अगर हम इस डाटा को देखेंगे, जो डाटा में रीड कर रहे हैं, तो ये और पीछे चला जाएगा। तब ये अंतर 30%, 40% इतना तक चला जाएगा। इवन अपने राज्य में केरला से अगर इसका कंपेरिजन करें तो सीधे सीधे 30% के आसपास में जो है पीछे है, बहुत पीछे चला गया है। तो ऐसा क्यों है? इन पे कोई बात नहीं करता है, इन पे बातें नहीं हो रही हैं। जब इन पे बात होगी तो लोग अच्छे से जो है आगे बढ़ पाएंगे। और बातें तो होती हैं, लेकिन अगर बात हो भी गई तो जमीन पे ये चीज़ें नहीं उतर पाती हैं। और ये क्यों नहीं उतर पाती हैं, इसको अभी हम समझते हैं कि ये उतरती क्यों नहीं है। वोमेन की, महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है वो 61% के आसपास में है। जाहिर सी बात है, जब हम लोगों बात करने बैठते हैं, डिस्कशन करने बैठते हैं, तो हम कंपेरिजन कहाँ से करते हैं? अमेरिका, जापान, इन सब कंट्रियों से कंपेरिजन करते हैं। जाहिर सी बात है कि आपके घर में अगर 4 लोग हैं, अगर 2 मेल हैं, 2 फीमेल हैं, यानी 2 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं, और 2 पुरुष पढ़ लिख गए हैं और 2 महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब वो पीछे रह गई हैं। जब आप 4 मेंबर में से 2 मेंबर पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि 50% आप पीछे रह जाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि घर को आगे बढ़ाने में, घर को चलाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, और इसकी वजह से लोग पीछे रह जाए। अब जब महिलाएं पीछे रहेंगी तो उनके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? जो छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों से, अपने माता पिता से शिक्षा लेते हैं कि उनको समाज में कैसे करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये लिटरेसी रेट है बिहार की, और ये महिलाओं की ये जो ड्रॉप आउट रेट है। कहने का मतलब है प्राइमरी में तो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो जूनियर में जाते हैं, हाई स्कूल में आगे बढ़ते हैं, तो जो उनका निकलने का रेशियो है, मतलब वो आगे एडमिशन नहीं लेते, भाग जाते हैं। बहुत सारे कारण बिहार जैसे राज्यों में बताए गए हैं कि जो लड़कियां होती हैं उनके लिए टॉयलेट वहाँ पे नहीं होता है, बहुत सारे स्कूल में टॉयलेट नहीं है, इसलिए ये लोग जो है ड्रॉप आउट हो जाता है। उसके बाद में जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो है, माफ कीजिएगा, जो ग्रास एनरोलमेंट रेशियो है, GER, इसका मतलब ये होता है कि मतलब कितने लोगों ने आगे वाली पढ़ाई के लिए, इतने लोग थे तो उतने में से कितने लोगों ने आगे वाली पढ़ाई के लिए जो है रजिस्ट्रेशन किया, मैंने पढ़ने के लिए आगे बढ़े, और वो रेशियो जो है 15% है। बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं, मतलब इसमें महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा पीछे छूट जाते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए जो है पढ़ने लिखने में ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है, कि जब पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी वही काम करना है जो ना पढ़ने के बाद में करना है, तो कोई फायदा नहीं है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये जो बिहार का ग्रास एनरोलमेंट रेट है ये बहुत नीचे है, और इस पर कोई डिस्कशन नहीं होता है, कोई बात नहीं होती है। आगे जो है, अब इसके काज क्या है, कारण क्या है, इन चीज़ों के कारण क्या है? ये चीज़ें जो नीचे की पब्लिक है, नीचे की जो जनता है, उनको कोई नहीं बताता है। उसके लिए उनको क्या चाहिए? एक एजुकेटर चाहिए, एक शिक्षक चाहिए, अच्छा शिक्षक चाहिए जो समाज को ये चीज़ें रीड कराए, ये चीज़ें पढ़ाए, बताए कि आपको जो है आपके पास में ये प्रॉब्लम है। सबसे जो बेसिक मूलभूत ज़रूरत है शिक्षा की, उसी चीज़ का अभाव है। जब तक ये नहीं बढ़ेगा तब तक जो है डेवलपमेंट होना, आगे बढ़ पाना जो है बहुत मुश्किल है। और लिटरेसी की बात नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन की, अंडरस्टैंडिंग की, और स्कॉलर्स की। अब इनसे रिजल्ट क्या निकलता है? अगर शिक्षा कम होगी, अगर लोगों के पास में शिक्षाएं कम होगी, अगर उनकी मूलभूत जरूरतें नहीं रहेंगी, तो क्या बढ़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और ये बिहार की बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी जो है बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे हर साल जो युवा पीढ़ी है, जो युवा लोग हैं, वो 30 से 35% लोग बिहार से निकल के हर साल बाहर चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, और उनकी जो है उनको बहुत नीची निगाहों से देखा जाता है, उनको बहुत बदनाम किया जाता है, अलग अलग नामों से उनको बोला जाता है। बिहारी बोलना मतलब एक तरीके की गाली बनती जा रही है। जबकि बिहार जो है वो बहुत बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, और वहाँ से ज्ञान की धरती है। जो लोग निकले हैं वो ज्ञान का प्रकाशन किए हैं। भगवान बुद्धा जो है बिहार से ही उनके ज्ञान का प्रकाशन शुरू हुआ था और पूरे एशिया में फैल गया था। अभी ये स्थिति है
जब बिहार के लोग कहीं पे जाते हैं तो उनको बहुत नीची निगाहों से देखा जाता है। और ये युवा पीढ़ी 30 से % जो देश में वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, थोड़े बहुत मतलब आउटपुट वहाँ पे हैं, और वो पूरे देश का जो आउटपुट है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो केवल 1% के आसपास में भी नहीं है, 1% को भी पूरा नहीं कर पाता है। तो लोगों को काम कहाँ से मिलेगा? काम मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। अब दूसरा क्या है कि लगभग 30 लाख, जैसा मैंने मेरा 30% के 30 लाख बिहार के लोग जो यंगस्टर हैं वो हर साल बिहार को छोड़ दे रहे हैं, मतलब बाहर चले जा रहे हैं, मतलब उनको वहाँ पे काम काज पढ़ाई लिखाई करने के बाद में और अपना जीवन यापन करने के लिए उनको काम नहीं मिल रहा है। और ये वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो मतलब ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो उनको बाहर जाना उनकी तो मजबूरी है, क्योंकि उनको अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ करना है। बाहर बिहार जो है एक मतलब नौ जो यहाँ पे नौ नौ नए लोग हैं, जो नई युवा पीढ़ी है जिनकी एज जो है 20 साल के आसपास में है, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है। और उसका रीजन ये है कि यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, जो अलग दूसरे अपने भारत के राज्यों से बर्थ रेट ज़्यादा है। उसका रीजन है शिक्षा और गरीबी, इन दोनों वजह से जो है जनसंख्या एक्सप्लोसिव रेट से यहाँ पे बढ़ रही है। 70% से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे खेती करते हैं, लेकिन इनकी जो औसत आयु है, जो आमदनी है इनकी, वो बहुत कम है। वो ज़्यादा ज़्यादा सालाना 20 से 30 हज़ार रुपए के बीच में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है और उनकी खेतों में बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। और ये डाटा मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे किसान ऐसे भी हों जिनकी इतनी आमदनी भी ना होती हो, इनके पास ये भी सोर्सेज नहीं है। और जो खेती होती है उसमें 12 महीने काम नहीं होते हैं, अगर वो खेती करने के साथ साथ में अगर उनको और कोई काम मिल पाए, जब खेती का सीजन है तब वो काम कर रहे हैं, और जब खेती का सीजन नहीं है तो वो जो है दूसरे कामों को उनको काम मिल रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। ये जो है ये यहाँ पे जो बिहार है, बिहार में जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा है। ये भारत के 5 टॉप 5 राज्यों में या 3 राज्यों के अंतर्गत आता है, मतलब इनके जो क्राइम रेट है, क्राइम बहुत ज़्यादा है, लोग क्राइम कर रहे हैं। क्राइम करने की वजह से जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। उसका रीजन मैं समझाता हूँ कि कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग मतलब बनाने के लिए यहाँ कोई नहीं आना चाहता है, बनाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं लगा रहा है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी की प्रॉब्लम है और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे लोग अपने ब्रांड बेचने तो आते हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे पटना है, भागलपुर है, बेगूसराय है, और ये जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ये हब हैं, यहाँ पे लोग बेचने के लिए आ रहे हैं, वॉशिंग मशीन बेचने आ रहे हैं, कपड़े बेचने लोग आ रहे हैं, बहुत सारे रिटेलर हैं जो मतलब इसके रूप में काम करते हैं, अपने सामान लाते हैं और बेच के यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं होती है, उनकी वजह से लोगों को थोड़े बहुत रोजगार वहाँ के लोगों को मिलते हैं, लेकिन उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। और ये लोग जो है हमेशा इन सब मामलों में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो है पीछे छूटते चले जाते हैं। अब कोई भी अगर इंडस्ट्री यहाँ पे लगाना चाहता है, मतलब जो जॉब है वो जॉब दो तरीके से मिलती है कहीं के लोगों को। एक जो जॉब है, तीन तीन तरीके से लोग एम्प्लॉयमेंट होते हैं। सबसे पहला जो है गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब लोग करेंगे। और दूसरा जो है वो आपका प्राइवेट जॉब है, यानी प्राइवेट जॉब लोग करेंगे तो उनको नौकरियां मिलेंगी। और तीसरा जो है सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, मतलब अपने कुछ काम काज को करेंगे। अब लोगों की आमदनी जो है यहाँ पे, जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत कम है। बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 54 हज़ार रुपए के आसपास में है, और जो देश की प्रति व्यक्ति आय है वो 1,74,000 के आसपास में है। यानी कि ये जो है 1/3 से भी बहुत कम है, दूसरे राज्यों से 1/3 से। अब कोई बेचने के लिए अगर यहाँ पे आएगा, कुछ करने के लिए आएगा, तो खरीदेगा कौन? खरीदने के लिए लोगों के पास में पैसे चाहिए, इसीलिए ज़्यादातर लोग शहरों में जहाँ थोड़े बहुत काम काज है वहाँ तो लोग बेचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन गाँव में लोग बेचने के लिए नहीं आ रहे। दूसरी चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब की एक लिमिटेशन है, गवर्नमेंट जॉब जो है उससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जब गवर्नमेंट के पास में बजट नहीं रहेगा, पैसे नहीं रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, वसूली नहीं रहेगी, तो लोग कैसे पैसे दे देंगे? लोग पैसे नहीं दे पाएंगे और यहाँ पे उतनी गवर्नमेंट जॉब पैदा नहीं। ज़्यादातर युवा जो है बिहार में ही नहीं और भी अलग अलग राज्यों में इन गवर्नमेंट जॉब के सहारे बैठा रहता है कि हमारी नौकरी लगेगी। इतनी भीड़ है, इतनी पब्लिक है, सारे लोगों को नौकरियां कैसे मिल जाएंगी? दूसरा ऑप्शन लोगों को जॉब पाने के लिए होता है प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर कैसे आएगा? उनको सुरक्षा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, उनको जो है बाहर अभी भी कुछ दिन पहले का डाटा है कि बिहार में भी 40% गाँव के पास में रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री आ भी जाती है और वहाँ पे आती है, तो उनको जो है यहाँ पे ये नहीं मिलेगा। प्लस उनको क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए। मैन पावर कैसे चाहिए? एक अच्छी मैन पावर चाहिए, मतलब स्किल्ड मैन पावर चाहिए। अब स्किल्ड मैन पावर है बिहार में, ऐसा नहीं है, लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन चाहिए, और ये डिसिप्लिन
लोग यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो ये डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। जब लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं वैसा ही है जैसा यहाँ पे भारत में रहते हुए लोग हिंदू मुसलमान के झगड़े लोग करते रहते हैं, लेकिन जब सऊदीया में लोग जाते हैं काम करने के लिए तब लोग गले मिलते हैं, क्योंकि ये वैसी स्थिति है जब लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं तो लोग बहुत डिसिप्लिन हो जाते हैं, बहुत मैनर्स वाले हो जाते हैं, लेकिन जब ये अपने गांव के आसपास में रहेंगे, आसपास के एरिया में रहेंगे, तब इसका इनका डिसिप्लिन खो जाएगा। इसके डर के मारे भी यहाँ कोई आना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम ये समझते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन जो ये व्यापारी हैं, जो बड़े लोग हैं, ये और भी गरीब है। ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री लगाने के लिए इनको टैक्स फ्री जोन मिले। टैक्स फ्री जोन का मतलब ये 10 साल 9 साल 10 साल रन करेंगे, 20 साल रन करेंगे और इनको जो है सस्ते दरों में बिजली पानी और ये सब चीज़ें सरकार मुहैया कराएगी, इनसे कम टैक्स लेगी। तो ये लोग टैक्स फ्री नहीं करते हैं। अगर टैक्स फ्री करें तो थोड़े बहुत लोग आके जो है काम को चालू करेंगे, लगाएंगे। अब दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे खेती किसानी वाला राज्य है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बाढ़ की समस्या है, मतलब बाढ़ आती है और बाढ़ के साथ साथ में यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियाँ जो है लगाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अब इंडस्ट्रियाँ अब जो है बिहार में जो है दो तरीके की जगह हैं। एक जो है उत्तरी पूर्वी जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, नदियाँ बीचों बीच से गुजरी हैं, लेकिन वो क्या है एक तरफ में नदियों का ढलान रहता है और जो नदी के किनारे रहने वाले लोग होते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि नदियों का पानी एक तरफ तो ज़्यादा फैलता है लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा कम फैलता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ऊंचा एरिया होता है, इसीलिए एक तरफ पानी नहीं जाता है। तो एक जो दक्षिण का एरिया है वहाँ पे मतलब बाढ़ नहीं आती है, तो वहाँ पे अगर यूपी जैसे जगहों पे अगर सूखे जैसी स्थिति होती है तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है और दूसरी तरफ जो है पानी भर जाता है। इन पे भी किसी इलेक्शन पे बात नहीं होती है। ये 70-75 साल हो गए। बिहार में ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद से बाढ़ आ रही है, आज़ादी के पहले से बाढ़ आ रही थी, लेकिन जो लोग थे वो नदियों से ऐसे इलाके में बसे हुए थे जहाँ पे पानी बहुत कम आता था, पानी के सोर्सेस कम थे। लेकिन अभी क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के बाद में लोग जहाँ जगह पा रहे हैं वहाँ घर बना रहे हैं। साथ साथ में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क भी ऐसी जगह हो रहे हैं, जैसे ऐसा समझ सकते हैं कि जो समंदर के बीच में लोग घर बना रहे हैं, नदियों के किनारे लोग घर बना रहे हैं, तो इसके किनारे लोग बसते हुए जा रहे हैं और लोगों की खेती के साथ साथ में लोगों के घर भी डूब जाते हैं और लोग भी डूब जाते हैं। तो ये समस्या बहुत पुरानी है, बहुत पहले से अगर अब तक काम किया गया होता धीरे धीरे करके तो ये चीज़ें समस्या सॉल्व हो जाती है। रूस में इसका एक एग्जांपल लेते हैं। रूस ने समंदर सुखा दिया, एक उनकी जो ये रेगिस्तानी वाली ज़मीन थी उसकी इरिगेशन करते करते सिंचाई करते करते वो जो है उपजाऊ ज़मीन बना दिया और एक समंदर बड़ा सा सूख गया। तो अगर वो समंदर सूख सकता है तो इन नदियों का पानी क्यों नहीं कंट्रोल हो सकता। लेकिन बाढ़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कोई भी लीडर्स कोई भी नेता अपने भाषण में ये लोगों को, जो लोग डूबे हुए लोग हैं, जो पानी में डूबे हुए लोग हैं, जो 4 महीने 6 महीने तक लगातार परेशान रहते हैं, उनकी फसलें डूब जाती हैं, उनकी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, वहाँ के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और उनको इवन मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती है, लेकिन इसकी बात कोई नहीं करता है। किसानों की इनकम के बारे में बात की है, बहुत कम है और उनको बढ़ाने के लिए अभी यहाँ पे क्या है कि किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब एक बार अगर हम यहाँ के हेल्थ सेक्टर पे नज़र डालें, बिहार का जो हेल्थ सेक्टर है, अब हेल्थ पे भी कोई बात नहीं कर रहा है, हेल्थ वाली बातें नहीं हो रही हैं। यहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं 43% जो है स्टंट हैं। स्टंट का मतलब ये होता है कि वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। ये 43 बच्चे यानी कि 100 में से 43 बच्चे ये अपने जीवन में जब ये बड़े होंगे, आने वाले ये बिहार के भविष्य हैं, हमारे देश की धरती के भविष्य हैं, जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये कैसे करके अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बेचारे कौन सा काम करेंगे और कैसे इनका मानसिक लेवल ज़्यादा होगा, कैसे शारीरिक लेवल ज़्यादा होगा। 23% बच्चे जो हैं वो वेस्टेड है। वेस्टेड का मतलब ये होता है कि इनका जो ये हाइट तो बढ़ गई है लेकिन इतने ज़्यादा दुबले हैं कि इनका शरीर बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा वीक है। इनका भविष्य कैसा होगा, इनका करियर कैसा होगा, इन पे आप समझ सकते हैं। इनकी ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, ये मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं। पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो 40% के आसपास में है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं है, यहाँ पे गरीबी है और बच्चे जो है मरने की वजह से बच्चे मर ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और जो पेट में जो बच्चे होते हैं, जो मैटरनल फर्टिलिटी रेट है, मोर्टेलिटी जो रेट है, जो दर है, बच्चों के पेट में मरने की दर और बच्चों के पैदा होने के बाद जो मरने की दर है बहुत ज़्यादा है। इसीलिए लोग बच्चे पैदा भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चे ज़्यादातर मर जाते हैं, बचते नहीं हैं, इसीलिए। और यहाँ पे ये एक और समस्या है। और यहाँ का जो डेंसिटी है, घनत्व है, जो बाकी के राज्य हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो डेंसिटी पॉपुलेशन जो रहती है वो कम ही एरिया में, कम किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। और इसका एक रीज़न ये भी हुआ है, झारखंड अलग होने के बाद में जो ज़मीनें थी बहुत ज़्यादा झारखंड के साइड में चली गई हैं और लोग जो है इस साइड में रह गए हैं।
अब यहाँ पे अगर कच्चा माल अवेलेबल है, मतलब चीज़ें जो किसान हैं 70% लोग खेती करते हैं, तो यहाँ पे एग्रो प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वो लगाई जा सकती है, बड़े आराम से लगाई जा सकती है, इनको कच्चा माल मिल जाएगा। लेकिन कोई क्यों लगाएगा यहाँ पे इंडस्ट्री? क्योंकि उनको कनेक्टिविटी वगैरह, जैसा मैंने बताया, इनको क्या चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। तो कनेक्टिविटी तो बहरहाल धीरे धीरे करके जब लोग जागरूक होंगे तो आ जाएगी, और क्यों लगाए, क्योंकि इसीलिए कोई लगा भी नहीं रहा है। दूसरा, कोल्ड स्टोरेज चाहिए। कितने सारे राज्यों में चुनाव होता है, मैं देखता हूँ कि जब किसान अपनी फसलों को पैदा करते हैं, जैसे आलू का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जब उनके पास में मार्च अप्रैल में या फरवरी या मार्च के आसपास में आलू पैदा पैदा होती है, और जब ये आलू पैदा होती है तब क्या होता है कि किसानों के पास में घरों में आलू रहती है खाने के लिए। और जैसे ही मई जून का महीना आता है वैसे ही आलू सड़ने लगते हैं गर्मी से, बारिश आते आते, और उनके पास खुद के खाने के लिए आलू नहीं बचती है। वो लोग जैसे तैसे ऐसे करके 2-4 रुपए किलो इधर उधर बेच देते हैं। अगर ये कोल्ड स्टोरेज उनके गांव के आसपास में 2-4 ग्राम सभा में हो, और इनसे पैसे लेके सरकार इनका स्टोरेज करे और इनको सब्सिडी दे, तो शायद वो जो दूसरे वाले महीने हैं उनके पास में अपनी खुद की आलू उठा के वो लोग खा पाएंगे, और अपने सीड के लिए जो फ्यूचर में वो लोग फसल उगाने वाले हैं उसके लिए लगा पाएंगे। लेकिन कहीं भी कोल्ड स्टोरेज लगने की कोई बात नहीं हो रही है। सब लोग किसानों की बात कर रहे हैं, सब लोग फार्मर की बात कर रहे हैं, लेकिन कोल्ड स्टोरेज कहीं नहीं लग रहा है, और ना कोई बात कर रहा है। तो इन मुद्दों पे जब तक बात नहीं होगी तब तक लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे, और किसान खास तौर पे। इन इंडस्ट्रियों को लगाने के लिए उनको सुरक्षा चाहिए। जब तक वहां पे मार्केट, अगर कोई लाके एक बिल्डिंग खड़ा भी कर देगा बाहर का आदमी, तो ये लोग रातों रात उनकी ईंटें उठा ले जाएंगे, बाहर जाके बहुत अच्छे से काम कर लेंगे, दूसरों के यहाँ जाके मजदूरी कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, लेकिन एक अपने यहाँ इस चीज की शुरुआत नहीं करेंगे, ना के बराबर रहेगी। और तो फिर कैसे होगा? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी तो हमें गूगल पे मिल जाएगी, और टेक्निकल लोग यहाँ पे हैं भी, लेकिन वो लोग यहाँ से बाहर। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो लोग पढ़ लिख ले गए हैं, थोड़ा सक्षम हो गए हैं, आईआईटी कर लिए हैं, एम से मेडिकल कर लिए हैं, वैसे बहुत सारे लोग हैं बिहार में। उनका मतलब ये है कि वो लोग बिहार में आ जाएं और इन लोगों के लिए कुछ काम करें। मेरा मानना ये है कि ज्यादातर लोग उनके लौटने के बाद में, अगर वो लौट जाए और इस जमीन पे उतरे, तो ज्यादातर लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो उनको पसंद नहीं आएंगे। अभी हाल में ही डॉक्टर पे एक वेब सीरीज आई थी, और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा होगा। वो डॉक्टर दिल्ली से पढ़ के गांव में आया था, पूरा फिल्म खत्म हो गई, लेकिन एक आदमी उससे इलाज करवाने के लिए नहीं आया। उसके रीजन जो है उस मूवी में आराम से समझा जा सकता है। प्लस इसने अगर इतनी पढ़ाई लिखाई की है, आईआईटीएंस बना है बेचारा, पढ़ाई लिखाई किया, कैसे कैसे डॉक्टर बना है, अगर ये आदमी दोबारा से लौट आया और ये अपना जीवन बर्बाद किया, तो इसके बच्चे भी जो है उतने ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाएंगे, ये स्कूल बेचारा कहाँ से प्रोवाइड करवाएगा? दूसरा क्या रहेगा, जो ये मतलब बहुत सारे दहेज लेके अपनी बीवी से शादी किया है, उसको उतने पैसे कैसे देगा? आपके लिए लगा देगा। तो आप जब इसके लिए कुछ देंगे, अगर इसको कुछ नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा करके अगर इसको कुछ देंगे, जो दारू शराब आप पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, वही पैसे अगर इसके ऊपर लगा दें, तो ये आपके समाज के लिए कुछ काम कर देगा। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, जब ये समाज में उतरेगा तो बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको काम कर देंगे। बहुत सारी जो बुराइयां होंगी, जो निगेटिविटी वाली चीजें होंगी, उसको लोग प्रमोट करेंगे, लेकिन जो ये पॉजिटिव चीजें अगर कोई लौट के आ भी गई, तो उसको लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। एग्रो प्रोसेसिंग जो यूनिट है, बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं इसमें, जो है आपका फूड प्रोडक्ट है, बेकरी वगैरह है, डेयरी इंडस्ट्री है, यानी गायों का पालन के लिए। अभी अमेरिका यहाँ पे दूध बेचने आएगा, उसके लिए मार्केटिंग की बात चल रही है, लेकिन हमारे देश के लोग अगर दूध बनाएंगे तो उसके लिए बाहर ले जाने के लिए, बहुत सारे कंट्री में सप्लाई करने के लिए यहाँ पे कोई मार्केट नहीं है। और बहुत सारे लोग तो काम काज करना नहीं चाहते हैं, और इंडस्ट्री लगाने की बात तो बहुत दूर की बात है। शुगर इंडस्ट्री का भी स्कोप है, और बहुत सारी छोटी मोटी शुगर इंडस्ट्रियां हैं। पहले शुगर इंडस्ट्रियों को गवर्नमेंट चलाने का काम करती थी, अब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है, और बहुत सारी लगी हैं। किसान इनमें गन्ने तो देते हैं, लेकिन पैसे जो है जल्दी से नहीं मिलते हैं। मतलब वो लोग मुनाफा कमाते हैं, वो लोग अमीर हैं, उनके जो इंडेक्स हैं, सूचकांक हैं, वो बढ़ते हैं, लेकिन उनके पैसे देने के लिए, कच्चा माल का पैसा देने के लिए किसानों के लिए उनको बहुत डिले करते हैं, लोग देरी लगाते हैं। टी इंडस्ट्री भी यहाँ पे लगाया जा सकता है, जो इधर का किशनगंज का इलाका है, जो वेस्ट बंगाल से सटा इलाका है, बहुत सारे गार्डन्स हैं, छोटे छोटे खेत हैं, जहाँ पे चाय की पत्तियां पैदा होती हैं, और वहाँ पे यहीं के लोग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन लोग डर के मारे यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा के बहुत सारे काम बिहार में होते हैं। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिन जिलों लेवल पे जो पुराने बुनकर समाज जो है हमारा, बुनकर लोग जो छोटे मोटे लेवल पे करते हैं, लेकिन उनको बेचने का प्लेटफॉर्म और उनको जो हाई टेक्नोलॉजी है, और उनको लोग प्रीफर भी नहीं करते। अगर वो जो लोकल माल अगर हमारे बीच में लोग बेचने के लिए जाएगा, लोग एक फटा सा कपड़ा जो है दूसरे लोगों का खरीद लेंगे, लेकिन अपने लोगों को लोग लाइक नहीं करेंगे, अपने लोगों को पसंद नहीं करेंगे, तो अपना समाज कहाँ से आगे बढ़ेगा? हमेशा पीछा छूटता हुआ चला जाएगा। स्पाइस इंडस्ट्री, मसाले वाले उद्योग भी लग सकते हैं, क्योंकि ये खेतों में धनिया,
हल्दी और इन सब चीज़ों की खेती करके मसाले वाले प्लांट भी लग सकते हैं, और मसालों की डिमांड दुनिया के बहुत सारे देशों में, जो भारत के मसाले हैं वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, अगर किसानों को खाद की ज़रूरत है और अभी खाद की इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में खाद नहीं मिल रही थी, तो बिहार में इन इंडस्ट्रियों को लगा के लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है और यहाँ के लोगों को काम, कनेक्टिविटी, मार्केट और सब कुछ अवेलेबल कराया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कोई बात नहीं करता है, कोई इसके लिए डिस्कशन नहीं करता है। बिहार में एक डाटा और लेते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है वो 4000 किलोवाट के बराबर है। मतलब ये बहुत कम है, और ज़रूरी नहीं है ज़्यादा बिजली यूज करना भी अच्छी बात नहीं होती है। ये मतलब पॉल्यूशन का काज होता है, और ये मतलब दो रीजन इसके हो सकते हैं कि यहाँ पे या तो पावर सप्लाई लोगों को कम मिलती है, और या तो लोगों का कंजप्शन कम है। कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई बड़े बड़े उद्योग नहीं है, तो पावर की सप्लाई का कंजप्शन इतना ज़्यादा कैसे हो जाएगा। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, जैसा लोगों को मालूम है, और सप्लाई चेन और इन चीज़ों की प्रॉब्लम है। अगर मेडिकल फैसिलिटी में डॉक्टरों की बात की जाए जो लोगों को सुविधाएं देंगे, तो ऐसा आंकड़ा है, देश में ऐसा आंकड़ा है कि 1000 पे, ये मेडिकल साइंस का ही आंकड़ा है, 1000 पीपल्स पे एक डॉक्टर का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे बिहार में जो डॉक्टरों की संख्या है वो 0.3% है। यानी 1000 पे एक डॉक्टर भी, 1000 लोगों पे एक डॉक्टर भी नहीं है। 0.3% के आसपास में है, और ये शहर और गांव दोनों को मिला के। अगर गांव की आबादी को और शहरों की आबादी को एक में जोड़ दिया जाएगा, तो ये वाला जो गांव के लिए जो डॉक्टरों की संख्या होगी, शायद कहीं कहीं मुझे लगता है कि ना के बराबर मिल जाए, और ऐसा होता भी है और ऐसा है भी। ऐसी स्थिति में हमारी सोच कैसी है, हमें अपना कैसा लीडर चूज करना चाहिए, और हमारी बेसिक नीड कैसी कैसी है, शायद इस वीडियो के माध्यम से आई होप सो आप समझे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।